प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल DRDP सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो हमारा सेशन है, इसमें कक्षा 10 का जो विषय है सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो अर्धवार्षिक में जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। इस बार जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 20 प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा, यानी 20 अंक के 20 प्रश्न आएंगे और वस्तुनिष्ठ और फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाले प्रश्न आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी आने वाले जो स्टडी मटेरियल है आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमने समझे थे। अब बाकी के जो बचे हुए हैं प्रश्न वो इस वीडियो में हम जानेंगे, जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस स्तर के लोगों के आधार पर देशों की तुलना करता है? तो इसका ऑप्शन ए शैक्षिक स्तर, ऑप्शन बी स्वास्थ्य की स्थिति, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी मानव विकास सूचकांक जो तैयार किया जाता है वो किन किन संकेतों के आधार पर तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी मानव विकास सूचकांक, सबसे पहले तो हमें जानना होगा मानव विकास सूचकांक UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और 3 जो ये स्तर है, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना की जाती है और मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साक्षरता दर को परिभाषित करता है? यानी जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कुल साक्षर जनसंख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। ऑप्शन बी साक्षर आबादी द्वारा विभाजित कुल साक्षर आबादी। ऑप्शन सी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में निरक्षर आबादी का अनुपात। ऑप्शन डी 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर अनुपात को मापता है। यानी जो साक्षरता दर है वो किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की जो जनसंख्या, जो साक्षर जनसंख्या है, उसको साक्षरता दर के नाम से जाना जाता है। यानी 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में जो साक्षरता अनुपात है उसको मापते हैं, उसे साक्षरता दर कहते हैं। यानी साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। और साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु की जो जनसंख्या है उसके आधार पर मापी जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो देखिए, विभिन्न देशों की तुलना करने में जो घटक है महत्वपूर्ण, ऑप्शन ए आबादी, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी संसाधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय। यानी दो देशों की यदि विभिन्न देशों की जो तुलना करते हैं तो उसका जो महत्वपूर्ण तुलना का बिंदु होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है, वो होता है प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही दो देशों की तुलना की जाती है। विभिन्न देशों की जो तुलना होती है इसके आधार पर होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है। प्रतिवर्ष जो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी WHO। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए UNDP। यानी मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन बी शुष्क कृषि, ऑप्शन सी उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, ऑप्शन डी खाद का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण का
की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। यानी भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का जो उपजाऊ क्षमता है वो लगातार कम हो रही है। इसका मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई। देखिए पंजाब, जैसे पंजाब का नाम 5 नदियों के आधार पर, यानी 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। पानी की फुल सुविधा है, वहाँ पर नदियाँ आती है जिसके कारण अत्यधिक सिंचाई की जाती है, जिस कारण वहाँ पर भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला प्रश्न है, ये हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। अब रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो जानते हैं। पहला प्रश्न है, सत्र में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, यानी कांग्रेस का कौन सा सत्र था जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। दूसरा प्रश्न है, देखिए थोड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तीसरा प्रश्न, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। तो इन सब का उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कौन से अधिवेशन में की थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, देखिए इधर साइड में दे रखा है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी और प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है तीसरा, मुस्लिम लीग का गठन खालिस्तान में हुआ था, तो यानी जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो इसका गठन हुआ था मुस्लिम लीग का 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में आंदोलन शुरू किया था, तो खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, में खालिस्तान सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और दांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, दांडी मार्च से संबंधित, दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बाकी के प्रश्न मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न देख रहे हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, वो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न उससे आने वाले हैं। तो 1931 में वापस ले लिया था। अगला है, में नेताओं ने महसूस किया कि विभिन्न समुदायों के हितों का सम्मान करने से देश की एकता संभव है। ये हमने प्रथम अध्याय में देखा था राजनीति विज्ञान में कि सत्ता का जो पावर शेयरिंग वाला जो हमारा चैप्टर था, सत्ता का बंटवारा, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा, वहाँ पर सत्ता का बंटवारा नहीं किया गया था जिसके कारण वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था। जबकि बेल्जियम में विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा हो गया था, सत्ता का विभाजन किया गया था, जिस कारण वहाँ पर एकता संभव हो पाई थी। तो इसका उत्तर होगा बेल्जियम। चलिए आगे के और आंसर जानते हैं रिक्त स्थान वाले। बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप में स्थित है, तो बेल्जियम कौन से महाद्वीप में है, तो बेल्जियम है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, संघ सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में केवल सरकार ही कानून बना सकती है। देखिए जो शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में उल्लेखित विषयों में केवल संघ सरकार ही यानी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अगला, 2 देशों की तुलना करने के लिए उनकी खालिस्तान महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। 2 देशों की तुलना करते हैं तो उनकी जो तुलना का आधार होता है, उन देशों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उन देशों की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के पास खालिस्तान विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो 3 सूचियों में से किसी में भी नहीं आते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय नहीं आते हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार के लिए खालिस्तान आयु होना आवश्यक है, यानी भारत में मत देने के लिए 18 वर्ष की आयु होना जरूरी है। पहले मत देने की जो उम्र थी 21 वर्ष थी, उसको घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है और भारत में ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है उसको अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना पड़ता है और वो मत दे सकता है। तो आगे के और प्रश्न जानते हैं। रिक्त स्थान भरना है। संघ सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में केवल ये बता चुका हूँ, संघ सरकारी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति, ये भी हमने देख लिया था। अगला है, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रिया के क्रियान्वयन की निगरानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान की जो प्रावधान है
उनकी निगरानी का काम कौन करता है, ये हमने देखा था। न्यायपालिका संविधान की निगरानी का, संविधान की जो प्रावधान है उनकी निगरानी का, उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का काम करता है। अगला है, यदि समवर्ती सूची में बनाए गए कानूनों में कोई विरोध होता है तो सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। देखिए, समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, और दोनों बनाए गए कानून पे अगर विरोध होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। केंद्र सरकार भी कह सकते हैं और संघ सरकार भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के तीसरे स्तर को सरकार कहा जाता है, यानी सरकार के 3 स्तर होते हैं। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार या भारत सरकार भी कहते हैं हम, दूसरा राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और तीसरे स्तर पर जो सरकार होती है उसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। गाँव में ग्राम पंचायतें होती है और शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम होती है, शहरों की जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता छीनकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे कहा जाता है, यानी सत्ता का बंटवारा होता है तो हम उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियाँ है, सत्ता है, उसको बांट दिया जाता है तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, नगर निगम के राजनीतिक मुखिया को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है महापौर कहा जाता है। नगर निगम का जो राजनीतिक मुखिया होता है उसे महापौर कहते हैं। देखिए, अभी हम आगे नेक्स्ट और भी हम क्वेश्चन भी समझने वाले हैं। अभी हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है, उनको हम समझ रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा में आ सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक प्यारा सा लाइक करें, और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए उसके लिए आप सजेशन भी कर सकते हैं, तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।